नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियां सुनाता हूँ। 4 साल का जितेश अपनी माँ जयंती और पिता शिखर के लिए ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और वॉइस एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं था। क्योंकि पैदा होने के बाद से जितेश ने आज तक एक लफ्ज बोलना तो दूर, जितेश रोता तक नहीं था। जयंती और शिखर दोनों ही सरकारी नौकरी होने की वजह से कभी भी जितेश की देखभाल के लिए छुट्टियां, दवाइयों के खर्चे के बारे में उन्हें सोचना ही नहीं पड़ा। लेकिन मुश्किलें अब बढ़ने वाली थी, क्योंकि जयंती का ट्रांसफर हो रहा था एक बेहतर शहर में, और वहां कुछ ही दिनों में शिखर का भी ट्रांसफर होने वाला था। जयंती नए घर, नए शहर में रितेश के लिए काम और घर दोनों संभाल रही थी। रविवार का दिन था। कुछ बंधे हुए बॉक्स रखे हुए थे और जयंती ने आज ठान लिया था कि वो आज सारा घर सजा कर रहेगी। जितेश उस वक्त अपने कमरे में सो रहा था और जयंती सब सामान निकाल निकाल कर देख देख कर रख रही थी। जब उसने अपने पीछे से एक आवाज को सुना, जयंती पीछे पलटी तो उसने देखा कि उसके घर में यहां आने से पहले उसके घर में एक स्टील की अलमारी रखी हुई है, जिसके दरवाजे का हैंडल नीचे किया हुआ था। जयंती ने 1 मिनट को उस हैंडल को देखा और किसी भी आम इंसान की तरह अपना वहम मानकर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और सामान अनपैक करने लगी। तभी उसने कार्टून में से एक फ्लावर वास निकालकर टेबल पर रखा ही था, जब जयंती पलटी और उसने देखा कि अलमारी, जिसका हैंडल थोड़ी देर पहले नीचे किया हुआ था, अब उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ के पलड़े खुले हुए थे। जयंती ने डरते डरते अलमारी के अंदर झांका, आसपास देखा और उसके पीछे भी झांका। जब उसके आसपास सब कुछ ठीक नजर आया तो जयंती ने अलमारी का दरवाजा चुपचाप बंद किया और वापस काम पर लग गई। कोई और ऐसी आवाज उसके काम में दखलंदाजी ना करे, इसके लिए जयंती ने अपने कानों में हेडफोन लगाकर फुल वॉल्यूम पर गाना चला दिया। गाना सुनते सुनते उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले तो जयंती ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोबारा आवाज हुई तो जयंती ने अपना हेडफोन उतारा और फिर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। आवाज लगातार तेजी से होती जा रही थी और जैसे ही समझ आया कि आवाज मेन डोर से आ रही है तो जयंती ने जाकर मेन डोर खोला। दरवाजे के बाहर जयंती को कोई दिखाई नहीं दिया। जयंती बाहर की ओर झांक रही थी जब यही आवाज उसने ठीक अपने पीछे जितेश के कमरे से आई। जयंती वहां से भागकर रितेश के कमरे में ये देखने गई कि रितेश को कुछ ना हो गया हो। वहां पहुंची तो देखा जो रितेश थोड़ी देर पहले बिस्तर पर लेटा हुआ था वो बिल्कुल ठीक ठाक था और बालकनी में खड़ा था। जयंती ने रितेश के कंधे पर हाथ रखकर उसने अपने ही तरीके से पूछा, सब ठीक तो है? जितेश ने जवाब में सिर्फ अपना हाथ उठाया और कमरे की एक तरफ कुछ दिखाने लगा। जयंती तुरंत उस तरफ पलटी और देखा दीवार पर एक पेंटिंग लटकी रही है। जयंती ने पेंटिंग के पास जाकर गौर से देखा। पेंटिंग में सब कुछ ठीक था। वहां उस पेंटिंग में उसे एक कपल और उनका एक बच्चा दिखाई दिया। ये देखते देखते जैसे ही पलटकर जितेश की ओर जयंती ने देखा तो जितेश दोबारा अपने पलंग पर चैन की नींद ले रहा था। जयंती ने जब देखा कि जितेश सुकून से सो रहा है तो वो सीधा बाथरूम में गई, मुंह धोने लगी। चेहरे पर ठंडे पानी से थोड़ी ताजगी आई, लेकिन थोड़ी राहत और चाहिए थी। जयंती इसलिए चाय बनाने सीधा किचन में चली गई। उसने पानी उबालने के लिए रखा और इमाम दस्ते में इलायची डालकर किचन से बाहर फ्रिज से दूध लेने गई।
फ्रिज खोलकर दूध के पैन पर हाथ रखा ही था कि ठीक तभी एक आवाज को सुनकर जयंती थोड़ा सावधान हो गई और चुपचाप दबे पांव किचन तक गई तो उसने पाया कि आवाज सिर्फ पानी उबलने की आ रही थी। जयंती ने राहत की सांस ली और पूरा किचन टहल कर देखा और उसके बाद इलायची कूटने के लिए इमाम दस्ते को उठाने गई ही थी तो उसने देखा कि इलायची कुटी हुई है। जयंती पूरी तरह डरी हुई थी, लेकिन अगर वो ही डर जाती तो जितेश का क्या होता, यही सोचकर उसने दबी हुई लेकिन एक तल्ख आवाज में कहा, तुम जो भी हो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, हमें सुकून से रहने दो क्योंकि हम यहीं रहेंगे। इस आवाज के बाद काफी महीनों तक कोई और दिक्कत नहीं हुई घर में। हालांकि ये सब होने के बाद कोई इसे यूं ही बुला तो सकता नहीं था, इसलिए जयंती हमेशा चौकन्ना रहती थी। उसकी सारी फिक्र जब जाकर खत्म हुई जब 6 महीने बाद शिखर का भी ट्रांसफर वहीं हो गया। आते ही शिखर ने पुराने फर्नीचर को देखकर मुंह सिकुड़ना शुरू कर दिया। उसने जयंती से कई बार कहा और जब उसको नहीं मानी तो उसने सारे पुराने सामान का फोटोग्राफ लिया और ऑनलाइन बेचने के लिए पोस्ट कर दिया। कई सारे फोन रोज आते और सारा सामान एक एक करके जाता रहा। एक दिन एक लैंडलाइन नंबर से शिखर को फोन आया। फोन उठाया तो वहां से एक बच्चे की आवाज ने कहा, अलमारी मत बेचो प्लीज। और इतना कहते ही फोन की लाइन भी कट गई। शिखर ने तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक किया तो कनेक्टिंग बीप के साथ साथ उसने जोर से एक आवाज ठीक अपने पीछे सुनी। शिखर ने पलट कर देखा तो ये उसके घर का ही लैंडलाइन नंबर था। शिखर ने तुरंत लैंडलाइन का कनेक्शन काटा और उससे पहले इसके बारे में कुछ और सोचता उसके पास जेन्युइन खरीदारों की कॉल आने लगे। एक कॉल ने शिखर का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कॉल इस लैंडलाइन नंबर से था और फोन पर वही आवाज थी जो इस बार कह रही थी, अंकल अलमारी मत बेचो ना प्लीज। शिखर तुरंत उस लैंडलाइन फोन के पास गया और देखा कि उस फोन का कॉर्ड निकला हुआ था। उसने जयंती से सवाल किया, क्या तुम इसे घर में बारे में कुछ जानती हो? कुछ अजीब नहीं लगता? जयंती जो अब तक छुपा रही थी उसने अब बोल डाला कि 6 महीने पहले उसके साथ क्या हुआ था। शिखर ने जयंती को उन फोन कॉल्स के बारे में बताया तो दोनों ने सोचा कि देखते हैं आखिरकार उस अलमारी में ऐसा क्या है। और जब अलमारी के दरवाजे खोले गए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो नहीं चाहता कि अलमारी के दरवाजे खोले जाएं। पर जैसे तैसे बहुत कोशिशों के बाद अलमारी खोली और एक जोर की आवाज में दोनों को अंदर से हिला दिया। इस घटना से दोनों इतना डर गए थे कि तुरंत अलमारी से 4 कदम पीछे गए और फिर जैसे तैसे रूम से बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा तो बंद था पर वो आवाज आना जारी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के काफी करीब आ रही है। ऐसे में उनके बेटे जितेश के रोने की आवाज आई। दौड़कर जब दोनों जितेश के कमरे में गए तो देखा जितेश उसी पेंटिंग की तरफ इशारा करके रो रहा था जिसको 6 महीने पहले जयंती ने उल्टा कर दिया था। उस पेंटिंग को पलट कर देखा तो उसमें वो बच्चा नहीं था जो उसमें 6 महीने पहले जयंती ने देखा था। जयंती शिखर को उस पेंटिंग के बारे में बता ही रही थी कि रितेश की रोने की आवाज
किसी और आवाज में तब्दील हो गई। पलट कर देखा तो रितेश बिस्तर पर खड़ा था और वही आवाज कर रहा था जो कुछ देर पहले उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। दोनों काफी घबरा गए थे। ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उस आवाज से डर जाएं या फिर अपने बेटे जितेश को संभालें। इतना तो साफ हो गया था कि उनके लिए जितेश वो आवाज खुद नहीं निकाल रहा, पर कुछ और ही था जिसने जितेश को अपने बस में किया हुआ था। शिखर ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े और कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम तुम्हारी उस अलमारी को भी कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज। मैं तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। जयंती और शिखर ने तुरंत अपने बच्चे जितेश को संभाला और देखा कि तेज बुखार के मारे उसका शरीर तप रहा था। इतना तेज बुखार था कि वो किसी की भी जान ले सकता था। अगली सुबह जितेश डॉक्टरों की देखभाल में था, पर डॉक्टरों की सारी कोशिशें नाकाम रही। वो खुद समझ पा नहीं रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। एक तरफ जयंती अपने बेटे की ठीक होने की दुआ कर रही थी और दूसरी तरफ शिखर उस घर के बारे में पड़ोसियों से जानकारी इकट्ठी कर रहा था। उसे ये पता चला कि उनसे पहले उस घर में एक परिवार रहता था जिनका 6 साल का एक बच्चा था, जिसकी मौत तब हुई जब खेल खेल के बीच में उसने अपने आप को अलमारी के अंदर बंद कर दिया और फिर दम घुटने की वजह से उसकी मौत इसी अलमारी के अंदर हुई। शिखर ने बड़ी खोज के बाद उस आदमी का नंबर निकाला जो परिवार के साथ वहां रहता था और उन्हें फोन किया। बात हुई तो पता चला कि उस घटना के बाद उसके माँ बाप इतने अकेले हो गए कि उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया इस शहर से काफी दूर, जहां उनके बेटे से जुड़ी कोई भी याद उनके उस बेटे से जुड़ी ना हो। और उन्होंने उस मनहूस अलमारी को वहीं उस घर में छोड़ दिया था। शिखर ने उनसे कहा, आप लोग तो चले गए हैं लेकिन पीछे किसी को छोड़ गए हैं, उनसे एक बार आप मिल लीजिए। शिखर के कहने पर 2 दिन बाद उस घर के पुराने किराएदार वहां वापस आए और शिखर द्वारा बताई गई पूरी बात जानने के बाद उस अलमारी के सामने जाकर खड़े हुए। इस बार अलमारी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अलमारी का दरवाजा खुला सबकी आंखों के सामने खुद ब खुद, और किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़के के माँ बाप समझ चुके थे कि रोने की आवाज उनके मरे हुए बेटे की है। अपने मरे हुए बेटे के ये हालात देखकर दोनों माँ बाप का कलेजा पसिज गया। उन्होंने माफी मांगते हुए बोला कि अब तुम फिक्र मत करो, हमारे साथ चलो, अब तुम हमारे साथ रहोगे, अपने माँ बाप के साथ। उनका इतना कहते के साथ ही रोने की आवाज एक हंसी की आवाज में बदल चुकी थी। सही मायने में वो अलमारी अपने सही मालिक के पास जा रही थी। उन लोगों के घर से निकलते ही शिखर के पास जयंती का फोन आया और उसने कहा कि जितेश अचानक से बिल्कुल ठीक हो गया है। ऊपर वाले ने उसकी दुआ सुन ली है। अब उनके इस नए घर में सब कुछ ठीक था अपनी जगह पर, और वो पेंटिंग जिसमें से उस बच्चे की तस्वीर गायब हो गई थी, वो अब वापस तस्वीर में दोबारा अपनी जगह पर आ गया था। ये थी आज की कहानी मेरे दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।